हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब ये मॉडल हमें क्या बता रहा है? हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बताता है। तो इससे पहले हमने एटॉमिक मॉडल के संबंध में दो मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा है थॉमसन मॉडल और दूसरा हमने पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक थे उनको दूर करने के लिए हमारा जो थर्ड नंबर का एटॉमिक मॉडल है ना, ये हमारा कौन से नंबर का एटॉमिक मॉडल है? थर्ड नंबर का एटॉमिक मॉडल बोर मॉडल जो आपके सामने है, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये जो थर्ड नंबर का एटॉमिक मॉडल है उसको हम डिटेल से समझने वाले हैं, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब ये हमारा जो बोर मॉडल है, जो हमारा एटॉमिक मॉडल है, ये हमारा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। कौन से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है? तो ये हमारा है ना स्पेशल केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमारा ये जो बोर मॉडल है वो इसको डिटेल से एक्सप्लेन करता है। किसको? हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को, है ना। तो अब इन्होंने बोर ने अपने मॉडल के अंदर इस हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई उसको हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है उसको हम शुरू करते हैं। तो उसके पहले पॉइंट को ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव around the nucleus in circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbit. क्या मतलब है इसका? तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझें कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ये जो शेल होते हैं उनके अंदर। यस, तो इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड, मतलब वो मूव करते हैं किसके चारों ओर? तो मूव अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर। इन सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। और वो भी कैसे? फिक्स्ड रेडियस। वो जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो मूव कर रहे हैं उनकी जो रेडियस है ना, जो हमारा जो राउंड के अंदर या जो सर्कुलर पाथ जो होता है उसका सर्कुलर पाथ की जो रेडियस क्या होती है? फिक्स होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स, है ना, फिक्स रेडियस के अंदर, फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? मूव करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो फिक्स जो सर्कुलर पाथ होता है उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? तो दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ है उनको बोर ने क्या नाम दिया? उनको ऑर्बिट नाम दिया। तो मतलब ये हमारे ये जो ब्लू कलर में आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या हैं? तो वो सभी हमारे, इन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स, है ना, सर्कुलर पाथ के अंदर उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इन ये जो सर्कुलर जो फिक्स जो पाथ हैं, ये फिक्स एनर्जी के जो लेवल हैं उनको, है ना, बोर ने क्या नाम दिया? उनको ऑर्बिट नाम दिया। क्लियर? और ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? शेल। मतलब शेल और ऑर्बिट दोनों एक ही हैं, है ना, ध्यान में रखना। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट जो बोर ने बताया। सेकंड उन्होंने ये बताया कि दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। मतलब ये जो ऑर्बिट जो होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनको हम और क्या कह सकते हैं? तो उनको हम आल्सो कॉल्ड एज, क्या कह सकते हैं? उनको हम एनर्जी लेवल। वो जो इलेक्ट्रॉन है उनके हम क्या कह सकते हैं? वो उनके एनर्जी लेवल कह सकते हैं। एंड आर नंबर्ड एज 1 2 3 4।
और यदि हम उनको नंबर देना चाहें, वो जो एनर्जी के लेवल है यदि हम उनको नंबर देना चाहें तो हम क्या नंबर देंगे? तो जैसे न्यूक्लियस के पास में जो पहला जो एनर्जी लेवल है उसका नंबर हम देंगे 1। उसके बाद सेकंड जो एनर्जी लेवल है या सेकंड जो ऑर्बिट है उसका नंबर हम देंगे 2। थर्ड वाले का नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। और फोर्थ वाले का नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। मतलब जैसे जैसे आगे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके नंबर देते जाएंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से, 1 2 3 4, और भी आगे जैसे जैसे एनर्जी लेवल मिलेंगे वैसे आगे उनके नंबर देते जाएंगे। तो यदि हम उनको नंबर दें तो हमारे नंबर उनको हम क्या देंगे? 1 2 3 और 4। और यदि हम उनके कोई नाम दें, है ना, तो नाम हम उसके क्या दे सकते हैं? तो उनके नेम हम दे सकते हैं K L M और N। तो वो जो एनर्जी लेवल हैं जिनको हमने नंबर 1 2 3 4 दिया उनके नाम हम क्या दे सकते हैं? तो 1 के लिए हम देंगे K। 1 के लिए क्या नाम दिया हमने? K नाम दिया। उसके बाद में n बराबर 2, है ना, सेकेंड वाले के लिए हमने क्या नाम दिया? L। ये n बराबर 2 के लिए हमने जो दूसरा एनर्जी लेवल जो था उसका नाम क्या दिया? हमने L नाम दिया। थर्ड के लिए हमने क्या नाम दिया? M। ये हमारा तीसरा जो एनर्जी का लेवल उसके लिए नाम दिया हमने M शेल। फोर्थ वाले के लिए हमने नाम दिया N। यस, तो n बराबर 4 के लिए जो एनर्जी का जो लेवल है, जो ऑर्बिट है, उसका नाम हमने दिया N। तो ये हो गया K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, जिनकी नंबर ऑफ जो शेल के जो नंबर हैं वो हमारे हो जाएंगे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। क्लियर? तो जैसे यदि आपको पूछा जाए कि n बराबर 3 के लिए कौन सा हमारा ऑर्बिट है तो उसका नाम हो जाएगा n बराबर 3 के लिए उसका नाम हो जाएगा M, है ना, M शेल हमारा n बराबर 3, तीसरे शेल के लिए, तीसरे ऑर्बिट के लिए। ओके, तो मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे हम जो एनर्जी के लेवल होते हैं उनको हम नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, और नंबर के अलावा उनके नाम भी दे सकते हैं। नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? K से स्टार्ट करेंगे, K L M और N, और भी आगे जैसे होंगे वैसे उनके नाम देते जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में थर्ड उनका जो पॉइंट है, तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो हमारी ये है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज, यहाँ चेंज में ई है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? इन ऑर्बिट के अंदर। तो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको याद आ रहा होगा हमने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी एनर्जी वो धीरे धीरे रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो मैक्सवेल ने जब ये बात रदरफोर्ड को पूछी तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया। तो वो क्या था? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। तो रदरफोर्ड के इस ड्रॉबैक को किसने दूर किया? तो वो दूर किया हमारे बोर मॉडल ने। और वो बोर मॉडल ये कहता है, उसके थर्ड पॉइंट के अंदर आप एक बार फिर से समझें इसको, कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समय के साथ, है ना, समय के साथ में वो चेंज होती नहीं है, वो उसकी एनर्जी जितनी है उतनी ही रहती है। और उसके बाद क्या होता है? द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट कौन सा होगा? जो न्यूक्लियस के पास में होगा वो। आउटर ऑर्बिट कौन सा होगा? जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ? इनर ऑर्बिट से, मतलब अंदर वाले से बाहर वाले की ओर जा रहा है। क्लियर? तो जब अंदर वाले से बाहर वाले की ओर जाएगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ?
कि हमारे जो अंदर वाला जो लेवल है उसकी एनर्जी कम है और बाहर वाले लेवल की एनर्जी क्या है, बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो जब बाहर वाले की एनर्जी ज़्यादा है तो उसको अंदर से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है। क्लियर? तो वो इनर से आउटर में कब जाता है, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब। और सेकंड कंडीशन, एंड इज इमिटेड, मतलब वो एनर्जी को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। कब? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर। अब जब इलेक्ट्रॉन यदि आउटर से यदि इनर में आता है तो क्या होता है, वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, अंदर वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो जब बाहर से अंदर आएगा, ज़्यादा से कम वाले में आएगा, तो वो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, उसको इमिटेट करना पड़ेगा, उसको उत्सर्जित करना पड़ेगा, तो ही वो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर आ पाएगा। ओके, तो हमारा ये थर्ड पॉइंट उसका जो बोर मॉडल का वो ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब उस ऑर्बिट के अंदर, जब सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव करता है, उस समय वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अंदर, उसके अंदर कुछ भी चेंज होता नहीं है। लेकिन यदि वो इलेक्ट्रॉन यदि इनर से आउटर में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और यदि आउटर से इनर में जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। क्लियर? तो ये बताया नील्स बोर ने। उसके बाद उन्होंने ये जो जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है या जितनी एनर्जी को वो रिलीज करता है या इमिटेड करता है, उस एनर्जी की वैल्यू, वो एनर्जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो ऑर्बिट के जो एनर्जी के लेवल है उनका यदि हम डिफरेंस प्राप्त कर लेंगे तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई या वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। कैसे? तो वो एनर्जी का डिफरेंस हमें प्राप्त होगा, डेल ई हमें कैसे प्राप्त होगा, तो ई हायर माइनस ई लोअर, मतलब हायर वाले में से लोअर वाले को यदि हम माइनस कर देंगे तो वो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, और वो जो एनर्जी का डिफरेंस प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी वो एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी की वैल्यू हमें किसके बराबर प्राप्त होती है, तो एच न्यू के बराबर प्राप्त होती है। अब यदि यहाँ पर वो कितनी एनर्जी वाली जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, यदि हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, न्यू की वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तो न्यू बराबर हो जाएगा, ये एच को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू बराबर डेल ई का डेल ई, और ये एच कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये न्यू बराबर हो गया डेल ई अपॉन एच। तो इस तरह से उस एनर्जी वाली जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव है उसकी वेव की हम फ्रीक्वेंसी भी इस इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया उसका थर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद उसका जो लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान से समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है बोर। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्यों निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके मोमेंटम हम किस में लिखेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम उसको निकालेंगे, है ना। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, मतलब उस ऑर्बिट के अंदर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन बिलो इक्वेशन, मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं या फिर वो किसके बराबर होता है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ई कौन है, इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, वी हमारा क्या है, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग, और आर क्या है, वो जिसके अंदर घूम रहा है उसकी रेडियस। तो एम ई वी आर हमारा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारा एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन कौन है, तो एन हमारा नंबर ऑफ शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल, जो नंबर ऑफ शेल है वो हमारा एन है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और ये पाई की वैल्यू तो फिक्स है ना। तो ये एन एच अपॉन 2 पाई के क्या होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम उसके क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि
Thus an electron can move only those orbit. इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है या उन्हीं ऑर्बिट के अंदर पाया जाता है फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब ये इसका जो उस इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर वो मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब इस h/2π, ये ध्यान से देखिए, ये h/2π, उसके आगे कौन है, ये n। मतलब n की जो वैल्यू होती है वो हमारी इंटीग्रल के अंदर होनी चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि 1.2 1.3 ऐसा नहीं, वो n की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1 2 3 और 4 5, है ना, कोई भी पॉइंट में नहीं होने चाहिए। तो यदि हम n को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन्हीं n मतलब उन्हीं नंबर वाले ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। क्लियर। तो जहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, है ना, डेसिमल के अंदर वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो वैल्यू हमारी इंटीग्रल मतलब एक पूर्ण संख्या, है ना, एक नंबर के रूप में उसकी n की वैल्यू होनी चाहिए, तो ही वो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। बाकी अंदर बीच में जो खाली जगह उसमें इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने वाला नहीं है। ओके, तो ये हमने क्या समझा, बोर मॉडल। बोर मॉडल किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिन्होंने ये बताया, क्या बताया उन्होंने, कि ये हमारे एटम के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हमारा शेल है। अब ये जो ऑर्बिट और शेल जो होते हैं वो एक अलग अलग सर्कुलर पाथ में होते हैं, है ना, तो उनको भी हमने बोर ने क्या दिया, अलग अलग नंबर दिए। जैसे पहला वाला है तो उसका नाम हो गया के शेल, दूसरा वाला यदि n बराबर 2 है तो उसके लिए हो गया l शेल, n बराबर 3 है तो उसके लिए हो गया m शेल, और n बराबर 4 है तो उसके लिए हो गया n शेल, है ना। तो मतलब ये जो सर्कुलर जो ऑर्बिट हैं वो उनके नंबर भी दिए और उनके नाम भी दिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इन सर्कुलर पाथ के अंदर, इन ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी के अंदर कुछ भी चेंज होता नहीं है, और यदि एनर्जी के अंदर चेंज होता भी है तो वो या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर वो एनर्जी को इमिट करेंगे। जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो इनर से आउटर में जाएगा, और जब वो इमिट करेगा तो आउटर से इनर में जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो, किसके, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो, है ना। मतलब n की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 ऐसे पूरे नंबर होने चाहिए, है ना, डेसिमल पॉइंट के अंदर नंबर होने नहीं चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, बाकी के अंदर मूव नहीं करेगा। ओके, तो ये हमने बोर मॉडल को डिटेल से समझा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।